स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम पिछली क्लास में देखे थे बंगाल विभाजन के बारे में, तो उसके पार्ट 1 पार्ट 2 थे। दूसरे में हम लोग उसके इफेक्ट देखे थे कि क्या क्या हुआ। तो उसी इफेक्ट में देखे थे जब कांग्रेस में जो कांग्रेस इफेक्ट होता है, तो उसी में देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। हम आपको बता चुके हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा था उसका। तो उसी में देखेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे आज मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम 1906 में इसकी स्थापना होती है और दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1906। तो हम इस पे देखेंगे कि बांटो राज करो की नीति बांटो और राज करो की नीति किसने लगाया था? एल्फिस्टन के द्वारा, लॉर्ड एल्फिस्टन। एल्फिस्टन ये कहाँ का गवर्नर था? मुंबई का गवर्नर था। मुंबई का गवर्नर था। इन्हीं के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड एल्फिस्टन के द्वारा बांटो और राज करो की नीति लाया गया था। तो इसी में देखेंगे कि और इसके बाद 1908 में, सॉरी ये डब्ल्यू हंटर की किताब भी है, उसमें डब्ल्यू हंटर की किताब है आवर इंडियन मुस्लिम, यानी आवर इंडियन मुसलमान, ये डब्ल्यू हंटर की किताब है। इसमें भी इस नीति का प्रकाशन किया गया। तो इसमें देखेंगे क्या होता है कि जो हम आपको आगे देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें एक नेता थे सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद ने एक संगठन बनाया था। सर सैयद अहमद ने एक संगठन बनाया था। कब? 1886 में। इस संगठन क्या नाम था? मोहनटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहनटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये किसने बनाया था? 1886 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। इनका जन्म 1817 में हुआ था दिल्ली में। हम उसको आएंगे जब मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो इन्होंने एक स्थापना किया था मोहनटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये नई दिखा कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। किसने? मोहनटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1886 में। तो इनका मानना था क्या कि ब्रिटिश सरकार ही मुस्लिमों की, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही मुस्लिमों की, यानी ब्रिटिश सरकार ही मुस्लिमों का विकास कर सकती है। यानी ब्रिटिश सरकार ही मुस्लिमों का विकास कर सकती है। किसका कथन था? सर सैयद अहमद खान का कथन था। सर सैयद अहमद खान का कथन था कि ब्रिटिश सरकार ही क्या कर सकती है? इसका विकास कर सकती है। किसका? मुस्लिमों का। यानी और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय ये क्या थे? ब्रिटिश के अधीन न्यायिक पद पर कार्यरत थे। ये किस पद पे थे? न्यायिक पद पे कार्यरत थे। तो इसीलिए इनका कहना था, क्योंकि इनको तो पद मिल गया था, लेकिन इनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही मुस्लिमों का विकास हो सकता है। ब्रिटिश सरकार ही मुस्लिम का विकास कर सकती है, और इसीलिए इन्होंने 1800 मोहनटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। कब? 1886 में। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1800 में इनके मृत्यु के बाद मोहसिन उल मुल्क इसके अध्यक्ष बनते हैं। मोहसिन उल मुल्क इसके अध्यक्ष बनते हैं।
1898 में मर जाते हैं। इसके बाद मोहसिन उल मुल्क अध्यक्ष बनते हैं। ये क्या थे? ये सचिव थे। ये क्या थे? ये सचिव थे। ये सचिव थे किसके? इस कॉन्फ्रेंस के। ये अध्यक्ष थे जब 1898 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद अहमद। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये जो सचिव थे अब ये अध्यक्ष हो गए। तो जब ये अध्यक्ष हो गए तो इनको लगने लगा कि मुस्लिमों की एक पार्टी होनी चाहिए, यानी मुस्लिमों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। इनका कहना था कि मुस्लिमों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए, एक अलग पार्टी होनी चाहिए। मुस्लिमों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। किनका कथन था? मोहसिन उल मुल्क की। तो इन्होंने एक विचार बनाया। इन्होंने क्या विचार बनाया? इन्होंने एक शिष्टमंडल को, कहाँ पे? इन्होंने एक शिष्टमंडल को शिमला भेजने का निर्णय लिया। शिष्टमंडल मतलब कुछ लोगों का एक दल होता है, उसी को बोलते हैं शिष्टमंडल। और ये शिमला क्यों मिलने जा रहा है? लॉर्ड मिंटो वहीं थे, शिमला में थे। यानी वायसराय से मिलने के लिए एक शिष्टमंडल को इन्होंने शिमला भेजा। वायसराय से मिलने के लिए एक शिष्टमंडल कहाँ गया? शिमला। एक शिष्टमंडल कहाँ जाता है? शिमला जाता है। इसमें टोटल कितने मेंबर थे ये मान लीजिए पूछ लीजिए। इसमें 35, टोटल 35 मेंबर थे, जिसमें मेन याद रख लीजिए आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय। इसके बाद बख्तियार खां, बख्तियार खां, मोहसिन उल मुल्क, आदि थे। यानी आगा खां भी थे, बख्तियार खां, मोहसिन उल मुल्क। इसके बाद मोहसिन उल मुल्क, इसके बाद एक अजीमुल्लाह खां भी थे वहाँ, यानी हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, अजमल खां। और सलीमुल्लाह खां नहीं गए, याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खां नहीं गए। अजीमुल्लाह बोला गया है, इसका नाम था सलीमुल्लाह खां, यानी ये नहीं गए थे। सलीमुल्लाह खां नहीं गए थे। कौन कौन गया था? आगा खां तृतीय, बख्तियार खां, मोहसिन उल मुल्क, हकीम अजमल खां। ये लोग टोटल 35 लोग का शिष्टमंडल शिमला गया था। किसके कहने पे? डनलॉप स्मिथ। मैंने शिष्टमंडल पहले किससे बोला? सचिव से बोला। सचिव फिर किसको सूचित किए? वायसराय को सूचित किए। इसके बाद ये शिष्टमंडल वहां गया था। सचिव कौन थे? उनके लॉर्ड मिंटो के तो डनलॉप स्मिथ, डनलॉप स्मिथ ये क्या थे? सचिव थे, ये सचिव थे। तो ये शिष्टमंडल कहाँ जाता है? शिमला में मिलने जाता है। जब ये शिष्टमंडल शिमला पहुंचा तो इसी शिष्टमंडल को, जो उनकी वाइफ थी यानी लेडी मिंटो, तो इन्होंने कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी है। कमांड परफॉर्मेंस, कमांड परफॉर्मेंस, कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी है। किसने? लेडी मिंटो ने। लेडी, जो उनकी वाइफ थी, वो उन्हीं को बोलते हैं लेडी मिंटो। लेडी मिंटो ने कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी। ये जो शिष्टमंडल गया है, इनको शिष्टमंडल कहाँ गया है? शिमला गया। तो ये शिष्टमंडल शिमला गया, इनका कार्य क्या था? आखिर ये शिमला जाकर बोले क्या उनसे? इनके कथन क्या थे? गए होंगे तो कुछ ना कुछ तो मांग रखते गए होंगे, ऐसा थोड़ी गए होंगे। यानी शिष्टमंडल जाता है, डेलीगेशन जाता है,
तो कोई ना कोई मांग लेकर जाता है। तो इनकी मांगे क्या थी वो देखिए, इनकी मांगे क्या थी? इनकी मांगे थी पहली कि इन्होंने सरकार का प्रशंसा किया। सरकार की प्रशंसा किया। किसने? ये जो शिष्टमंडल गया था उसने सरकार का प्रशंसा किया। जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, महानगर पालिका, महानगर पालिका में मुस्लिमों को क्या हो, अधिक से अधिक सीट मिले। यानी उसमें क्या हो कि मुसलमानों को अधिक से अधिक सीट मिलेगा, मतलब कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, मुसलमानों का अधिक प्रतिनिधित्व। और ये लोग क्या चाहते थे? केंद्र की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भी ये चाहते थे कि हमारा प्रतिनिधित्व, केंद्र की कार्यकारिणी में भी प्रतिनिधित्व चाहते थे, प्रतिनिधित्व चाहते थे। यानी केंद्र की कार्यकारिणी में भी ये क्या चाहते थे? प्रतिनिधित्व चाहते थे। इसके बाद इन्होंने ये तो काम किया कि केंद्र की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व चाहते थे, मुस्लिमों का अधिक प्रतिनिधित्व किसमें? जिला बोर्ड या महानगर पालिका में मुस्लिमों का अधिक प्रतिनिधित्व। इसके बाद इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की। पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्या होता है कि अगर सीटें रिजर्व कर दी जाती है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मान लीजिए अगर इसको रिजर्व कर दिया जाता, मान लीजिए इसको मुस्लिम रिजर्व कर दिया जाता, मुस्लिम सीट रिजर्व कर दी जाती है यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से जो भी खड़ा होगा मुस्लिम ही खड़ा होगा, यहाँ से जो भी खड़ा होगा वो कौन होगा? मुस्लिम ही खड़ा होगा। लेकिन पृथक निर्वाचन का मतलब कि इसमें एक तो सदस्य जो खड़े होंगे इस क्षेत्र में वो मुस्लिम ही होंगे, मुस्लिम ही होंगे, लेकिन जो वोट देंगे वो भी क्या होंगे? मुस्लिम होंगे। यानी जो वोट देने वाला, यानी वोट देने वाला भी क्या होगा? मुसलमान होगा। वोट देने वाला भी मुसलमान और जो खड़ा होगा वो भी मुसलमान। अगर ये रिजर्व भी करते तो भी यहाँ से जीतता कौन? मुस्लिम ही जीतता, क्योंकि अगर ये सीटें रिजर्व है तो या हिंदू वोट करे या मुस्लिम वोट करे, जो भी वोट करे, लेकिन जीतता कौन? मुस्लिम जीतता। लेकिन इन्होंने जानबूझकर क्या किया कि इसको पृथक निर्वाचन दिया। क्यों? क्योंकि अगर जीतेगा कोई वोट भी करेगा तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे और जीतेगा भी तो मुस्लिम। नहीं, जानबूझकर इसको, इसी को बोलते हैं क्या? पृथक निर्वाचन। यानी खड़े होंगे मुस्लिम और वोट भी कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम। इन्होंने पृथक निर्वाचन का मांग किया। इसके बाद इन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय की, मुस्लिम विश्वविद्यालय की मांग किया। ये मांगे थी, सरकार की प्रशंसा किया, जिला बोर्ड महानगर पालिका में मुस्लिमों का अधिक प्रतिनिधित्व हो, केंद्र की कार्यकारिणी में भी प्रतिनिधित्व चाहते थे, पृथक निर्वाचन की भी मांग किया इन्होंने और मुस्लिम विश्वविद्यालय का मांग किया। और इन सभी मांगों को मानने का आश्वासन दे दिया। सभी मांग को मानने का आश्वासन दे दिया। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने सभी मांगे को मांगने का आश्वासन दे दिया। और यही जब देखेंगे, यही मिंटो का जब 1909 का जब माल्य मिंटो सुधार आएगा उसमें खुद ही मानेगा। जब ये पृथक निर्वाचन दे दिया तो उसी में मानेगा कि हम इस पृथक निर्वाचन से एक ऐसी नाक का दांत, यानी नाक का जो दांत होता है उसका बीज बोने जा रहे हैं कि
इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ये किसका कथन है? ये लॉर्ड मिंटो का कथन है। जब मार्लेन मिंटो सुधारेगा तो हम उसको बताएंगे। तो ये मांगे थी, सभी मांगों को मांगने का आश्वासन दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 1906 में, गाने दीजिए, 1906 में जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उसका अधिवेशन कहाँ होता है? ढाका में। तो 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ होती है? वार्षिक अधिवेशन ढाका में होती है। कहाँ पे? ढाका में होती है। जब ढाका में होती है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की वार्षिक अधिवेशन, तो इसी में क्या किया जाता है? मांग किया जाता है। तो इसी में, यानी कि इसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग की जाती है। तो यही अधिवेशन था, इसी में मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग की जाती है। इस अधिवेशन में 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? ढाका में। और यहीं पे क्या होता है? इसकी मांग की जाती है, इसकी मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग की जाती है। इसी अधिवेशन के तुरंत बाद, इसी अधिवेशन के तुरंत बाद एक और अधिवेशन होता है। एक और अधिवेशन होता है। एक और अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क। जो ये अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क। बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में यहीं पे क्या होती है? एक और अधिवेशन होती है और यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा माना जाता है? सलीमुल्लाह खान। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खान। माना जाता है सलीमुल्लाह खान ने इसको मुस्लिम लीग की स्थापना की। सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां तृतीय। ये बनाए हैं, सलीमुल्लाह खान बनाए हैं। देखिए ये लो, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं सलीमुल्लाह खान, लेकिन अध्यक्ष कौन है? आगा खां तृतीय। इसके अध्यक्ष है। और स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खान। कहाँ स्थापना हुआ है? ढाका में। और इसका संविधान किसने तैयार किया था? अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क। जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बकार उल मुल्क। इन्होंने संविधान तैयार किया। इन्होंने संविधान तैयार किया। अध्यक्ष जो थे बकार उल मुल्क, इन्होंने ही क्या किया? संविधान तैयार किया। किसका? जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका संविधान किसने तैयार किया था? बकार उल मुल्क ने। स्थापना किसी ने किया था? सलीमुल्लाह खान ने। और ये पूछा गया है, ये और ये दोनों पूछा गया। तो यूपीएससी में भी देखिएगा ये पूछा गया है, ये भी देखिएगा यूपीएससी में पूछा गया, और ये भी देखिएगा यूपीएससी में पूछा गया कहाँ हुआ है। तो अब उसके संविधान में क्या मांग थी हम उसको देख लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं
जी का संविधान का उसका उद्देश्य क्या था? संविधान का उद्देश्य था जो समाज के और लोग हैं उनके साथ कटुता को कम करना, यानी समाज के अन्य समुदाय के साथ, यानी अन्य समुदाय साथ जो कटुता को कम करना। सरकार के प्रति वफादार रहना, अन्य समुदाय के प्रति कटुता कम करना, सरकार के प्रति वफादार रहना और राजनीतिक हितों की रक्षा करना, राजनीतिक हितों की रक्षा करना। यानी जो संविधान को उद्देश्य था मेनली, और भी पॉइंट है लेकिन ये तीन बहुत है। अन्य समुदाय के साथ कटुता को कम करना, यानी जो एक सांप्रदायिक विवाद बढ़ते जा रहा था, उनका कहना था कि ये जो कटुता है उसको कम करना। इसके बाद सरकार के प्रति वफादारी दिखाना और राजनीतिक हितों की रक्षा करना। सरकार के प्रति वफादार नहीं रहेंगे, सरकार इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें या ज़्यादा प्रलोभन, ये लोग भी क्या चाहते थे कि सरकार हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आरक्षित करे, इसीलिए ये क्या चाहते थे कि सरकार के प्रति वफादार रहते थे। उनका कहना भी था। लेकिन जैसे ही 1914 से 18 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे, उसमें भी इन लोगों को चोट पहुंचेगी। अभी तो ये लोग सोच रहे हैं कि सरकार हम लोग के प्रति वफादार है, लेकिन जैसे ही 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, उसके बाद जो खलीफा का पद छीन लिया जाएगा, इसके बाद भी लोगों को लगेगा कि नहीं, अब उस टाइम पे ये लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, जो कांग्रेस और मुस्लिम एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो उस टाइम पे उनको लगेगा, हम वहाँ गए थे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था मुस्लिम लीग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक है, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसके बाद महात्मा गांधी 1909 1862 बाल्य में 1862 का अधिनियम 1892 का अधिनियम 1873 का अधिनियम 1909 1919 हम लोग नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही।